नमस्कार, मैं आपके सामने आज जीएस सेक्शन के एक विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा। आज की जो चर्चा है वह न तो सीटेट के लिए, न ही आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, न ही रीट के लिए है, न ही यूपी टेट के लिए है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर, जब इन सभी चीज़ों के लिए चर्चा ही नहीं है तो आखिर चर्चा किसके लिए? भाई, आज जो मैंने विषय रखा है, आज मैंने जो चर्चा के लिए क्षेत्र रखा है, वह सबके लिए है, सर्वव्यापी है। जीएस का क्षेत्र बड़ा ही सर्वव्यापक होता है और उसकी सर्वव्यापकता को समझते हुए आज मैंने ऐसे बिंदु पर चर्चा करनी चाहिए जिसके विषय में जानना प्रत्येक परीक्षार्थी को जरूरी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव्स के दृष्टिकोण से, और प्रत्येक हिंदुस्तानियों को जरूरी है, भारतवंशियों को जरूरी है राष्ट्र के सापेक्ष में। वस्तुतः आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत पर आधारित। तो सर, भारत पर आधारित आखिर किस चीज़ की चर्चा है? तो आज हमारे चर्चा का जो केंद्र है वह है मुस्लिम लीग। वह है मुस्लिम लीग। आज हम लोग वस्तुतः मुस्लिम लीग पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। बहुत पीड़ा होती होगी। अभी 1-2 मिनट तक मैं थोड़ा राष्ट्रवाद के सापेक्ष में बात करूंगा और उससे इसको जोड़ूंगा। बहुत पीड़ा होती होगी जब आज आप भारत को इस स्वरूप में देखते होंगे। फिर गर्व की अनुभूति होती होगी जब आज जो भारत प्रगति को हासिल कर रहा है उसको देखते होंगे। लेकिन आज के इस भारत को देखने से पूर्व यह आपकी पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को वह भी याद रखना होगा जो भारत भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर साहब के समय का था। वह भारत जिसको पुनर्जीवित करने की बीड़ा आदरणीय श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी ने उठाई थी, पीवी नरसिम्हा राव ने उठाई। भारत ने उस दौर को भी देखा है, हम भारतवासियों ने उस दौर को भी देखा। कारण क्या था? आखिर विकास में अवरोध का कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण पड़ोसी होता है। आप अगर कहीं जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो आप सबसे ज्यादा प्रभावित अपने पड़ोसियों से होते हैं। तो राष्ट्र के सापेक्ष में हम परेशान थे, आज भी हैं, लेकिन अपनी विकास की गति के कारण हमने उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया है। जी हां, मैं और किसी के नहीं बल्कि बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सापेक्ष। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र, जिसके कारण हमारी देश को काफ़ी परेशानियों का सामना समय समय पर करना पड़ता है। हमारे विकास के कार्यक्रम अवरुद्ध होते। आप एक चीज़ को समझिए, अगर हमारे चारों तरफ के पड़ोसी शांति प्रिय होते तो भारत की भूमिका क्या होती, भारत का कर्तव्य क्या होता? सिर्फ विकासवाद की नीति अपनाना। भारत सिर्फ इस आंकड़े पर विश्वास करता कि कैसे हम विकास करते हैं, कैसे हम नित्य प्रतिदिन नए नए खोज करते हैं। लेकिन यहां पर जब पड़ोसियों के साथ आपके संबंध जटिलावस्था में होते हैं तो आपको उसके विरुद्ध भी अपने को तैयार रखना पड़ता है, जिसके कारण आपकी विकास की गति धीमी होती है। आप कह रहे होंगे सर, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ही सही बात बोल रहे हैं सर, भारत तो परेशान हुआ है, भारत आज भी परेशान हो रहा है। कारगिल हम नहीं भूल सकते हैं, प्रथम युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं भूल सकते हैं, द्वितीय युद्ध पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए नहीं भूल सकते हैं, लेकिन हम इस बात को भी कैसे भूल जाएं कि कनिष्क के शासन में भारत अफगानिस्तान से लेकर पूर्व की तक, अखंड भारत, एक भारत। हमें अपने अतीत को देखने की आवश्यकता है, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास को देखने की आवश्यकता है, जब भारत का शासन अफगानिस्तान से शुरू होकर निर्बाध गति पर पूर्व की ओर दौड़ता था। और आज
अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, भारत है। तो आखिर यह जो ग्राफ नीचे की ओर आया, इसमें कहीं ना कहीं तो परिस्थिति का भी प्रभाव रहा। और अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान कभी भारत के अधीन था, इसकी चर्चा के लिए मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिस्कस अबाउट दैट, बिकॉज यू नो दैट व्हेन तालिबान्स वेयर देयर, जब तालिबानी वहाँ थे तो उन लोगों ने क्या करके रखा था, उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा जो शिला को काट कर बनाई गई थी उसको तोड़ा था। तो यह चीज़ आपको याद होगा, और वो इस चीज़ को बताने के लिए काफ़ी है कि हाँ एक समय था। अरे हम और आप भूल कैसे सकते हैं जब मौर्य काल में तक्षशिला, चाणक्य, चंद्रगुप्त की शिक्षा, हमारा भारत, अखंड भारत का गौरवमय इतिहास रहा। और स्थिति ऐसी आ गई कि आज़ादी के पूर्व एक ऐसी समस्या आई जिसने भारत को खोखला करना शुरू कर दिया। हम इस बात को समझें कि 1947 में जो भारत हमें मिला, जिसकी चर्चा मैंने की है कि रूपरेखा तो जून 1947 में ही हो गई थी कि भैया भारत अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा, तमाम रियासतों को अलग कर दिया जाएगा। इसकी चर्चा मैंने आपको की है कि जून 1947 में माउंटबेटन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जिसको सभी लोगों ने माना। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि इसका नींव कब पड़ा। जी हाँ, अब हम विषय वस्तु की तरफ आते हैं। इसका नींव तब पड़ा जब भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई में कांग्रेस के साथ साथ, जबकि एक तरफ कांग्रेस दो विचारधारा पर काम कर रही थी, किस पर? पहला गरमपंथ, गरम विचारधारा, और दूसरा नरम विचारधारा। नरम विचारधारा उदाहरण के लिए गांधी जी थे, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। गरम, आज उसकी चर्चा करना अच्छा लग रहा है, जिसे कभी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, और बिस्मिल्लाह कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन इन सभी के बीच 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में एक और दल का, एक और संगठन का कार्य शुरू हो गया। उस संगठन के द्वारा अपनी मौलिकता, अपनी निष्ठा, अपनी क्षमता को बताने का प्रयास किया जाने लगा था। जी हाँ, मैं और नहीं, मुस्लिम लीग की चर्चा कर रहा हूं। मुस्लिम लीग का गठन एक ऐसी विचारधारा के साथ हुआ जिसको कि अगर हम सरल शब्दों में कहें कि यही आगे चलकर भारत पाक विभाजन का कारण बना, तो गलत नहीं होगा। मैं मानता हूं, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक न रखें, लेकिन मेरा जो विचार है, जो मेरी विचारधारा है, वो इससे इत्तेफाक रखती है। 20वीं सदी के ही पूर्वार्ध में मुस्लिम लीग नाम का एक शब्द हम लोगों के बीच में आने लगा। जब आप चर्चा करते होंगे तो बोलते होंगे, एक सामान्य भारतीयों के लिए सवाल, भारत पाक विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आप किसको मुख्य कारण के तौर पे मानते हैं? जवाब आपका आ जाएगा कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना। जी नहीं, जिन्ना तो बाद में, एक्चुअली जिस चीज को आधार मानकर जिन्ना ने पाकिस्तान विभाजन की मांग रखी, उसकी नींव बहुत पहले, मतलब हम 1946-45 की बात नहीं कर रहे हैं, 1906 की बात कर रहे हैं। उसकी नींव 1906 में ही पड़ चुकी थी। 1906 में मुस्लिम लीग अस्तित्व में आ चुका था। दोषारोपण न जिन्ना को देने की जरूरत है, न ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देने की जरूरत है। आपको यह बात जाननी चाहिए कि, और इतिहास में अभिरुचि रखने वाले कई बच्चे, आप लोग समझिए
जो भारत पाक विभाजन जिसको देखकर आज, जिसको सुनकर आज 47 के दंगे, लाखों की मौत, 10 लाख हिंदू व्यक्तियों की मौत, इसको लेकर अगर आपके मन में दुख अथवा व्यथा उत्पन्न होता होगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, इसका नींव तो 1906 में रख दिया गया था, न हम भारतीयों ने रखा था, न किसी हिंदू ने रखा था, न किसी मुस्लिम ने रखा था। इसमें तो मुस्लिम लीग के जो प्रशंसक थे वो माध्यम मात्र थे। वस्तुतः इसका नींव कर्जन, लॉर्ड कर्जन का आप नाम जानते होंगे 1905 तक, और उसके बाद मिंटो, ये वायसराय रहे, कर्जन एंड मिंटो। मैं मूलतः मानता हूं कि मुस्लिम लीग के गठन के पीछे अगर किन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था तो वह कोई और नहीं, वह व्यक्ति थे मिंटो। मिंटो के माध्यम से ही मुस्लिम लीग अस्तित्व में आया। प्रकरण की चर्चा अब करते हैं कि कैसे आया। 1 अक्टूबर 1906, ये हमें हमेशा इस दिन को याद रखना चाहिए। वस्तुतः हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो मेरे विषय वस्तु को ध्यान से सुनेंगे, और जो सामान्य परीक्षा की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां का नाम आप सुने होंगे, आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल उस वक्त के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलता है। मुलाकात कहाँ होती है? मिंटो से मुलाकात होती है शिमला में। कहाँ होती है? शिमला में। कब होती है? 1 अक्टूबर 1906 को, याद रखिएगा, इस दिन को मुलाकात होती है, शिमला में मुलाकात होती है। शिष्टमंडल की मांग होती है कि सभी प्रकार के प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकाय में जो निर्वाचन होता है उसके लिए मुसलमानों के हेतु एक विशेष स्थिति की मांग की जाती है। मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की जाती है, और जवाब आपको सोचने के लिए विवश कर देगा कि मिंटो उनकी इस मांग को विचार हेतु स्वीकार कर लेते हैं। यह वह दिन होता है जब मिंटो मुस्लिम लीग के गठन के लिए एक मजबूत स्तंभ का काम करते हैं, और उन्होंने उसके जो शिमला में जो प्रतिनिधिमंडल मिलता है उसकी मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है। मांग को स्वीकार कर लेने के बाद जो परिणाम आया, जो उसका रिजल्ट आता है मिंटो के द्वारा, जिसके विषय में अगर आपको पढ़ना है तो आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को भी आगे चलकर पढ़ सकते हैं। वह मूलतः आता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में, विभिन्न परिषदों में, चाहे प्रांतीय हो या जो हो, विभिन्न परिषदों में मुसलमान सदस्यों के निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल के द्वारा नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों के लिए गठित अलग से पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा उनका निर्वाचन होगा। और यही शुरुआत होती है मुस्लिम लीग संगठन के फलने और फूलने। उनको एक विशिष्ट अधिकार दे दिया जाता है। यह तो सामान्य सोच है, लेकिन जो व्यापक सोच था वह यह था कि भारत को, हमारी भारतीय भूमि को, भारतीय लोगों को मूलतः 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, हिंदू और मुस्लिम। मिंटो ने बड़ी ही चतुराई के साथ अपने कार्य को निष्पादित कर दिया और एक बीजारोपण हो गया, जिसका परिणाम हम मुस्लिम लीग के फलने फूलने और कालांतर में पाकिस्तान के गठन के स्वरूप में देखते हैं। और इसी का नतीजा था कि जब बाद में 1909 में जब यह मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था, तो जिस पर उस वक्त के तत्कालीन महात्मा गांधी की एक प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्ले मिंटो अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया। आखिर क्यों न कहें, उसने भारतीय
व्यवस्था को, भारतीय आबादी को दो भागों में खंडित करने का काम कर दिया। और मिंटो के आश्वासन के बाद दिसंबर 1906, याद रखना है, दिसंबर 1906 को गठन होता है किसका? मुस्लिम लीग का। विचारधारा 3, विचारधारा मूलतः 3। मुस्लिम लीग के गठन की 3 विचारधाराएं थी। पहला, मुस्लिम लीग ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को इस बात के लिए संतुष्ट किया कि हम ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बरकरार रखेंगे। उसका मूल उद्देश्य ही था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को और बढ़ाना, जिसको कि मिंटो साहब ने एक मजबूत कारण के तौर पर देखा। दूसरा, उन्होंने कहा लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रचारित किए हुए, दुष्प्रभावित किए हुए अन्य संप्रदाय के प्रति कटुता को बढ़ने से रोकना। यहाँ पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उन्होंने इस लीग के स्थापना के पीछे जो कारण संख्या 2 कि लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदाय के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, उन्होंने इस विषय पर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने कटुता की भावना को बढ़ाने पर काम किया, जिसका रिजल्ट 1947 में देखने के लिए मिलता है, जब भारत और पाक का विभाजन होता है। और तीसरा, मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उसका विस्तार करना। बिल्कुल सही बात रही, क्योंकि उन्होंने परिषदीय चुनाव में मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचक मंडल का गठन किया, जिससे सदस्यों का निर्वाचन होता था। तो यह चीज उस पर आधारित थी। इन 3 उद्देश्यों के साथ, इस 3 उद्देश्यों के साथ मुस्लिम लीग का गठन होता है। कब हुआ? दिसंबर 1906 में। दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह खान, याद रखिएगा, सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया। ऑब्जेक्टिव सवाल के तौर पे ये बाद में हम चर्चा करेंगे कि फाउंडर कौन थे, और तब आपको सलीमुल्लाह खान, जिनके विषय में मैंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया। वस्तुतः इस चीज़ को आपको याद रखना है कि उस दृष्टिकोण से अगर ऑब्जेक्टिव्स में सवाल आपके पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन किसने किया, तो अगर विकल्प में सलीमुल्लाह खान है तो नंबर 1 पे वह रहेंगे। अगर सलीमुल्लाह खान का नाम नहीं है तो फिर अगर आगा खां का नाम है तब नंबर 2 पे आगा खां रहेंगे। लेकिन अगर विकल्प में सलीमुल्लाह खान और आगा खान दोनों का नाम रहता है तो आपको याद रखना है कि द राइट आंसर विल बी सलीमुल्लाह खान एज अ फर्स्ट चॉइस। सेकेंड चॉइस जो है वो आगा खां का। गठन का प्रस्ताव दिया गया और मुस्लिम लीग का गठन हो गया। उसके अब जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के भी तौर पे ले सकते हैं। 1906 सलीमुल्लाह खां फाउंडर, फर्स्ट चॉइस आगा खां फाउंडर के श्रेणी में रखेंगे। सेकंड, इस तरह की परिस्थिति का सामना आपको आज़ाद हिंद फौज में भी करना मिलेगा, जब रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के बीच में चर्चा होती है, बिकॉज रास बिहारी बोस वॉज द फाउंडर फॉर आज़ाद हिंद फौज एज अ फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस सुभाष चंद्र बोस को भी टिक लगाया जा सकता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। सलीमुल्लाह खां जो थे इसके थे, और इस चीज़ को याद रखना है, वकार उर मुल्क इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं, प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अर्थात ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, प्रश्नों के दृष्टिकोण से अगर संस्थापक की चर्चा होती है तो 1906 में सलीमुल्लाह खान पहले संस्थापक, दूसरे आगा खां। लेकिन यह अगर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब, जो सही जवाब है वह क्या होगा? वकारुल मुल्क थे। और उनके नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग का गठन कर दिया जाता है, और मुस्लिम लीग
फलने फूलने लगती है, मुस्लिम लीग का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। कालांतर में चलकर 1940 में आते आते मुस्लिम लीग और कांग्रेस यह भारत के दो मजबूत विकल्प के तौर पे जाने जाते लगते हैं। यह भारत के दो मजबूत विकल्प के तौर पे जाने जाने लगते हैं और इसी का फायदा अंग्रेजी हुकूमत उठाती है कि उसने भारतीय स्वतंत्रता के ग्रीवांस को लेकर, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग को लेकर वह कांग्रेस से भी प्रपोजल लेती है और मुस्लिम लीग से भी लेती है, जिसके कंबाइंड संयुक्त परिणाम का नतीजा क्या निकलता है? भारत पाक विभाजन। तो इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है कि कैसे मुस्लिम लीग शिमला प्रतिनिधिमंडल शिमला में मुलाकात होती है, कैसे 1906 में सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की, कैसे वकार उल मुल्क जो है ढाका में, यह जो बैठक हुई थी दिसंबर 1906, यह बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। और वहाँ पर मुस्लिम लीग का गठन होता है। आगे चल के 1940 के बाद जिन्ना इसके एक जोरदार शख्सियत के रूप में जाने जाने लगते हैं। नतीजा क्या निकलता है आपके सामने है। 1947 में लगभग 600 रियासत भारत और पाक के साथ भारत का विभाजन। मुस्लिम लीग की कहानी यही थी। पाकिस्तान की संरचना किस प्रकार से हुई उसके लिए, उसको समझने के लिए मुस्लिम लीग पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी था। अब मैं आपसे ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि भाई आप बताएं कि 1907 में 1906 में कहाँ हुआ था सम्मेलन? ढाका में। ये सवाल आया जाता है सामान्यतः कि 1907 में जो इसका अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था? जवाब आप याद रखिएगा, कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। इस चीज़ को याद रखना है। मुस्लिम लीग अपनी महत्वाकांक्षा को साबित करने के लिए, अपने विकासवादी रवैये को प्रदर्शित करने के लिए 1908 में इसकी एक शाखा कहाँ स्थापित होती है? लंदन में। कहाँ स्थापित होती है? लंदन में। दिसंबर 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की 1908 में एक शाखा कहाँ स्थापित होती है? लंदन में। और वह किसकी अध्यक्षता में होती है? अमीर अली। वह किसकी अध्यक्षता में होती है? अमीर अली। इस चीज़ को हमें याद रखने की आवश्यकता है। आज के सेशन को ड्राफ्ट करने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य यही था कि मैं आपको यह बता सकूं कि हम न जिन्ना को आरोपित कर सकते हैं, न किसी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को आरोपित कर सकते हैं। वस्तुतः जो भारत का विखंडन हुआ वह मेरे नज़रों में 1906 में हुआ था, जब मुसलमानों को एक विशिष्ट तौर पर अलग से पहचान देने की कोशिश की गई मिंटो के द्वारा, जिसका वर्णन जो है आप 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के को अगर विस्तार से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो समझ सकते हैं। और उसी वक्त भारत दो भागों में बट गया था, हिंदू और मुस्लिम। अतः आपके लिए यह समझना, इस बात को चिंतन करना नितांत जरूरी है कि इसके लिए हम किसी भी उस वक्त के तत्कालीन हिंदू अथवा मुस्लिम नेताओं को आरोपित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर भारत उस वक्त उपनिवेशवाद का शिकार था तो परोक्षतः यह कहा जा सकता था कि भारत के अभिभावक के तौर पे भूमिका कौन निभा रहा था? ब्रिटेन निभा रहा था, यूनाइटेड किंगडम निभा रहा था। तो इस चीज़ को जानना जरूरी है कि गलती के पीछे मार्लो मिंटो थे और इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते